वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, एज यू हैव सीन इन द थंबनेल कि आज मैं ओरिजिनल बुक की समरी लेके आया हूँ। रिस्क लेना सीखिए। ये बुक ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है जिन्होंने वेल एस्टेब्लिश सिस्टम और इसके रूल्स फॉलो करने के बजाय अपने खुद के थॉट्स और एक्शन की फ्रीडम के लिए रिस्क लेना ज़्यादा पसंद किया। इतिहास गवाह है कि कैसे हमारे इन करेजियस और कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल्स ने सबसे अलग कुछ ऐसा करने की हिम्मत की जो कोई और सोच नहीं सकता था। उन्हें बदले में कंप्लीट रिजेक्शन मिले और कई बार उन्हें मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट देकर तोड़ने की कोशिश भी की गई। गैलीलियो जैसे कुछ पायोनियर्स को उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से मौत की सज़ा का डर भी दिखाया गया और कुछ का तो खूब मजाक भी उड़ाया गया, जैसे आइंस्टीन, जिनको पहले कुछ समझ नहीं पाया था। फाइनली कुछ लोगों को अपनी फ्री थिंकिंग के लिए अनइमेजिनेबल टॉर्चर तक सहना पड़ा। इस बुक में एडम ग्रांट ने कुछ ऐसे ही प्रोग्रेशन डेवलप किए हैं जो बताएंगे कि ऐसे लोगों की थिंकिंग कैसी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि एडम ग्रांट सिखाते हैं वो ये कि हम भी कैसे खुद की सोच को इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फर्मिस्ट कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ टिप जानना चाहेंगे? कैसे हम अपनी सोच सबसे अलग रखें, कुछ ऐसे सोच जो पहले कोई ना सोच पाया हो। अगर आपका जवाब है हाँ तो बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ के थ्रू आपको ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आप भी ईजिली उन कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ में उतार सकें। कई बार ऐसा होता है कि बड़े आइडियाज़ को एवरीडे लाइफ में लाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए हम इसे थोड़ा आसान बनाना चाहेंगे। जो एक समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म एडम ग्रांट यूज़ करते हैं वो है वर्ड ओरिजिनल्स। ओरिजिनल सिर्फ वही नहीं होते जिनमें कोई टैलेंट हो, पैशन हो, कोई मोटिवेशन हो, बल्कि हर कोई ओरिजिनल बन सकता है। मगर किसी भी इंसान को ओरिजिनल बनने के पहले सबसे ज़रूरी है कि वो अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करे। ये करने का एक सिंपल तरीका है कि खुद से एक क्वेश्चन पूछें, मैं इस तरह क्यों सोचता हूँ? क्या हर कोई मेरी तरह सोचता होगा या फिर मैं ही अकेला इस कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ? ये सिंपल क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है जब कभी हमें सोशल नॉर्म्स पर बेस्ट थॉट और आइडियाज़ और इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडियाज़ के बीच डिफरेंट समझना होता है। एक एग्जाम्पल है, इसे समझते हैं। अलेक्जेंडर को अपने होम टाउन क्लब से बड़ा प्यार था। उसने बड़ा फुटबॉल खेलना सीखा था और वे रेगुलर मैचेस अटेंड करता था। उसने अपने रूम को भी अपने फेवरेट क्लब के कलर से डेकोरेट किया हुआ था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उसके दोस्त ट्रैवल की वजह से गेम्स से दूर होते गए, वैसे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मगर एक बार अलेक्जेंडर की होम क्लब के सपोर्ट्स के साथ एक फ़ाइट हो गई। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये फ़ाइट किस हद तक डेंजरस हो सकती थी, क्योंकि अलेक्जेंडर और बाकी होम टाउन क्लब के फैंस बहुत कम थे और ऊपर से उनके दुश्मन उन पर भारी पड़ सकते थे। बोल्ट्स और बेट्स और क्या नहीं था उसके पास फाइट करने के लिए। अलेक्जेंडर ने देखा कि कैसे बातों बातों में इतनी सिचुएशन इतनी बिगड़ गई जब इनके फ्रेंड्स गाली गलौज पर उतर आए। उसके बाद उसके ऊपर बोतलें फेंकी जाने लगी थीं, जिससे बचने के लिए अलेक्जेंडर को भागने तक का टाइम नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई, मगर उसके कुछ फ्रेंड इंचार्ज हो गए थे। बाद में जब वे लोग घर लौटे तो अलेक्जेंडर ने इसे पूरे इंसिडेंट्स पर गौर किया। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि ये बेमतलब की फ़ाइट थी जिसे अवॉइड किया जा सकता, तो इस फाइट को रोका जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बहुत से फ्रेंड इस पीसफुल स्टेट्स के अगेंस्ट थे। वो इस फाइट का रिवेंज लेना चाहते थे। उनमें से कोई तो ये तक नहीं सोचना चाहता था कि आखिर इस हेट के पीछे वजह क्या है। पहले तो अलेक्जेंडर को ये बड़ा मुश्किल लगा कि वो इस प्रेशर को कैसे झेले। वो अपने फ्रेंड से एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए उसके कुछ दोस्तों ने उसके लिए कुछ इंसल्टिंग लिटिल काइब्रेली या बोटल फोबिया जैसे निकनेम्स तक सोच लिए थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अलेक्जेंडर ये सब होता देखकर बेहद सरप्राइज था। उसे दुख हो रहा था कि लोग उसकी बात को नहीं समझ रहे, और सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात जो थी वो उसके फ्रेंड का बिहेवियर था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, एक इंच भी नहीं, जैसे कि वो खुद को कहा करता था। उसे पता था कि उसके बात में सिंपल लॉजिक है
उसके लॉजिक यही था, ये हमारा क्लब है जो हमारे होम टाउन को, अपने छोटे से टाउन के लिए हमारे लव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो क्या हमें अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए बुरी चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। उसने अपने फ्रेंड को भी यह चीज़ कन्विंस करने की कोशिश की, हालांकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वे इस बात को लॉजिकली देख ही नहीं पा रहे थे। इसलिए अब अलेक्जेंडर ने भी उसके अवे गेम्स अटेंड करना छोड़ दिया और होम गेम्स में भी वो अपने फ्रेंड से अलग ही बैठता था। और कुछ मंथ बाद ही चीज़ें चेंज होने लगी। उसके और फ्रेंड भी इंजर्ड होने लगे थे, कुछ तो काफ़ी सीरियसली हुए थे। उन्हें भी अब अपनी थिंकिंग पर डाउट होने लगा था। एक के बाद एक उन सबसे अलेक्जेंडर के पास आकर अपनी गलती मानी और उससे बैड बिहेव करने के लिए सॉरी बोला। अलेक्जेंडर ने भी उन्हें स्माइल करके माफ़ कर दिया और एक बार फिर सब फ्रेंड हो गए। जनरेटिंग एंड सेलेक्टिंग आइडियाज़, ये 2 स्टेप हैं एक इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फर्मेटिव थिंकिंग के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है, आइडियाज़ को डेवलप और स्प्रेड करने से पहले कैजुअली सिलेक्ट करके उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 सेपरेट प्रोसेस हैं, जनरेटिंग आइडियाज़ और सिलेक्टिंग आइडियाज़। जनरेशन फेस में हम ज़्यादा क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी फेयर करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कि आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, बल्कि हम उन्हें ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लेना चाहते हैं। सिलेक्टिंग सेकंड फेज है, जहां हम अपने थॉट्स को लेकर थोड़े पिकी यानी चूजी होते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइडियाज़ को कम करते हैं जो हमने फर्स्ट फेज में जनरेट किए थे। तो इस सेकंड फेज में हम थोड़े ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। आगे जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं उससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में ईजिली समझ आ जाएगा। मार्क एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, पढ़ाई में ना तो एकदम एक्सीलेंट था ना ही बुरा, एकदम एवरेज। हाँ, लेकिन उसके पास बैंक में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था जो उसने कुछ सालों में जमा कर रखा था। साथ ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास बहुत कुछ बढ़िया आइडियाज़ भी थे, मगर उसने अभी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उसे पता था कि वह फूड से रिटेल कामों में अपना पैसा लगा सकता है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट या टेक अवे। लेकिन शुरू में उसने इस अपॉर्चुनिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बायोलॉजी पढ़ रहा था और सब कुछ बढ़िया जा रहा था, मगर जब कॉलेज का लास्ट ईयर ख़त्म होने वाला था वो कुछ स्ट्रेस फील करने लगा। वो कुछ करना चाहता था, कुछ रिस्की। बायोलॉजी में स्टडी के बाद एक स्लो और स्टेबल जॉब में उसे कोई थ्रिल नहीं दिख रहा था। उसे कुछ अलग करने की चाहत थी, इसलिए वो बैठकर इस बारे में डीपली सोचने लगा। उसके माइंड पॉसिबल बिजनेस के कई सारे आइडियाज़ आए। फिर उसने वो सारे के सारे आइडियाज़ एक पेपर में लिखे। उनकी जो लिस्ट बनी वो इस तरह थी: फर्स्ट वन रेस्टोरेंट, सेकेंड टेक अवे, थर्ड फास्ट फूड, फोर्थ एशियन फूड, फिफ्थ इटालियन फूड एंड सिक्स्थ रशियन फूड। इसके बाद उसने आराम से बैठकर हर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल से सोचा। सारे अल्टरनेटिव्स ले डाउन करने के बाद रशियन फूड उसे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था, ना ही इसे उसके बारे में कुछ पता था। ये मेरे माइंड में आया भी कैसे? मार्क को हैरानी हुई। हाँ, इटालियन फूड ज़रूर इंटरेस्टिंग था, मगर उसे याद आया कि उसके छोटे से टाउन में रिसेंटली ही कुछ इटालियन रेस्टोरेंट खुले हैं। उसे पता था कि अगर वो इटालियन रेस्टोरेंट खोलेगा तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। दूसरी तरफ से उसे एशियन फूड बिल्कुल बॉम्ब की तरह लग रहा था। असल में उसके टाउन में कोई एशियन फूड रेस्टोरेंट भी नहीं था, और फर्स्ट टाइम अगर कोई खोलेगा तो उसके लिए ये एडवांटेज होगी। ऊपर से उसे एशियन फूड पसंद भी था और थोड़ी बहुत उसके नॉलेज में भी था। जब भी कभी भी वो एशियन फूड खाता था तो अपने स्टाफ वालों से इसके बारे में बात करता था, यहाँ तक कि कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करता था। उसके कुछ एशियन फ्रेंड भी थे। उसे लगा कि इस फ्रेंड से इस बारे में थोड़ी एडवाइस ली जाए, और उसके फ्रेंड कुछ लोगों को जानते थे जो एशियन फूड रेस्टोरेंट में काम कर चुके थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि उसे एक शेफ भी मिल गया था जो इस टाइम जॉब ढूंढ रहा था। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर ने पहले स्टेप में सिर्फ आइडियाज़ लिखे, यानी आइडियाज़ जनरेट किए। उस वक्त उसने उस आइडियाज़ के बारे में कुछ सोचा नहीं, और फिर एक बार उसके सारे आइडियाज़ जनरेट कर दिए। सिर्फ तभी उसके हर आइडिया के गुड और बैड इम्पैक्ट एनालाइज किए और इस कंक्लूज़न पर पहुंचा कि एशियन फूड रेस्टोरेंट खोलना ही सबसे बेटर रहेगा।
सेकेंड टॉपिक इज़ वॉइसनिंग एंड चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़। ये नेक्स्ट स्टेप है अपने आइडियाज़ को डेवलप करने का और उससे बेनिफिट लेने का। वॉइसिंग और चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़ का मतलब है कि अगर आप अपने आइडियाज़ को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे उन पर डिबेट करेंगे, कैसे उन्हें क्रिटिक से डिफेंड करेंगे। ये ऑब्वियस है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जिसे थोड़े ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत है। एडम ग्रेट ने आर्ग्यू करते हैं कि अगर दूसरों को अपनी आइडियाज़ के बारे में कन्विंस करना हो तो अपने आइडिया को इतने थॉरोली एनालाइज करो कि आपको उसके गुड और बैड दोनों साइड इफ़ेक्ट अच्छे से पता हो। इससे ये होगा कि अगर कोई डिबेट करेगा भी तो आप बैड साइड इफ़ेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, मगर सेम टाइम में उसके पास उससे निपटने के लिए कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। ये असल में एक परसेप्शन टेक्नोलॉजी है जो पहले ही सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च की जा चुकी है। चलो अब इस प्रैक्टिस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक बार फिर से मार्क की बात करेंगे जो अपने छोटे से होम टाउन में एक एशियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका ये आइडिया हर किसी को पसंद नहीं आया, स्पेशली उसकी माँ को ये आइडिया स्टूपिड लग रहा था। अब प्रॉब्लम तो ये थी कि मार्क को अपनी माँ को ही कन्विंस करना था क्योंकि उसे कुछ फंड्स की ज़रूरत थी और रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में कुछ एडवाइस की थी। क्योंकि उसकी माँ रेस्टोरेंट में सबसे काम कर चुकी थी, वो जानती थी कि यूँ तो उसकी माँ का एक नेशनल पर्सन है, मगर जब उसने अपनी माँ को बड़े जोश में आकर अपने आइडिया के बारे में बताया तो वो काफ़ी ज़िद्दी बिहेव करने लगी। उसे ये आइडिया ज़रा भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब मार्क ने इस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करने की सोची। उसे रियलाइज़ हुआ कि अपने बिजनेस आइडिया के सिर्फ गुड साइड का मेंशन करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। इस बात से एनकरेज होकर और बैठकर अपने इस एंड्यूवर के बारे में क्रिटिकली सोचने लगा जो उसने अभी तक सोचा नहीं था, और उसे हैरानी हुई कि वाकई इसमें इतने सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एकदम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका वो छोटा सा टाउन काफ़ी कंजर्वेटिव था। ऐसा नहीं था कि लोगों की एशियन फूड नापसंद था, लेकिन लोग इसे इतना पसंद भी नहीं करते थे और ना ही इसे कोई हाई रिगार्ड देते थे। वो सरप्राइज था कि इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट वो कैसे भूल गया। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका बिजनेस कुछ सालों तक तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला। ये भी हैरानी की बात थी कि क्योंकि अब तक वो यही मानकर चल रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने की ही खूब कमाना शुरू कर देगा। अब जब वो रियलिटी समझ चुका था तो एक बार फिर उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन इस बार उसने अपने बात की स्टार्टिंग में बिजनेस के बैड साइड भी गिनाने शुरू कर दिए। देखो माँ, उसने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि एशियन फूड के बिजनेस में काफ़ी रिस्क है। मुझे तो ये भी सोचकर अजीब लग रहा है कि हमारा वो रेड नेक नेबर एक बार इसे ट्राई करके हमारे रेस्टोरेंट में ज़रूर आएगा। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन मैंने सोचा है। हम ना सिर्फ बर्गर और बाकी कॉमन चीज़ें बनाएंगे, बल्कि ये एडवर्टिजमेंट भी देंगे कि हमारे यहाँ का खाना बड़ा स्पाइसी है। मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे कुजीन को एशियन फूड से लिंक करती है और लोग इस सोच पे आएंगे। मैं सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहा, प्रॉफिट की बात मेरे माइंड में है। मुझे पता है शुरुआत में हमारा ये बिज़नेस इतना प्रॉफिट नहीं देगा, कम से कम 2 साल तक तो नहीं। इसलिए आपको अपना प्लान पैसा कुछ देर से वापस मिलेगा, और क्योंकि मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए हमें लोन की भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधी सी बात है कि प्रॉफिट कमाते ही मैं अपना पैसा वापस करने की सोचूंगा, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हाफ कैपेसिटी पर रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग करके मैं कुछ ही मंथ में आपको पैसा लौटा दूंगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी माँ को सारी बात समझ आ चुकी थी और बिना किसी फर्दर आर्गुमेंट के मार्क को अपनी माँ से पैसे उधार मिल गए। इसका थर्ड पॉइंट है मैनेजिंग इमोशंस। अगर आपका आइडिया चल भी गया और आपने अपना नया एडवेंचर स्टार्ट भी कर दिया तो फिर भी अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि उल्टा एक दूसरी प्रॉब्लम यानी इमोशनल बैटल अभी स्टार्ट होने वाली है। सक्सेस पाने से पहले आपको कितना ही हर्डल्स अभी पार करने हैं, कुछ छोटे मोटे कुछ बड़े। एक चीज़ तो श्योर है, हर्डल्स तो आएंगे ही और आपको फेस भी करने पड़ेंगे। ये हर्डल्स होंगे जैसे प्रॉफिट ना होना, स्टाफ का काम छोड़कर चले जाना, फ्रेंड का सपोर्ट ना मिलना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। और अगर आप इस सब से ओवरकम होना नहीं सीखेंगे तो आपके सर का दर्द बन जाएंगे और आप खुद पर ही डाउट करने लगेंगे कि आपका डिसीजन सही भी है या नहीं।
ये बुक आपको यह बात समझाएगी कि कैसे बायस्ड इमोशंस रेस्पॉन्स की पहचान करके इसे कंट्रोल करें और अपने इम्पोर्टेंस बात एक्टिंग आउट के चांसेस कैसे कम करें। लेकिन इमोशन मैनेज करने का मतलब सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की कंट्रोल करना सही नहीं, इसमें एंगर कंट्रोल और दूसरों से इंस्पिरेशन लेना भी इन्वॉल्व है। हम सबको स्टीव जॉब्स की स्टोरी मालूम है, अगर ये आपको थोड़ी अच्छे से पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी, खासकर इनिशियली फेस में सब कुछ एकदम सही नहीं हो जाता। इसलिए स्टीव जॉब्स को भी जाने अनजाने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ी जिससे उसे वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाए। ये कम लोगों को पता होगा कि 1986 में जॉन स्कूली ने उसे उस वक्त एप्पल कंपनी के टॉप में थे स्टीव जॉब्स को नौकरी से निकाल दिया था और स्टीव जॉब्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। जब उन्हें निकाला गया तो उन्होंने ये कहा, जॉब से निकाला जाना मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग की तरह लग रहा है। अब मैं हर तरह की बाउंड्री से फ्री हूँ और होम कंप्यूटर के बारे में अपने विज़न को आज़ादी से नर्चर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ को जिसे स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। बजाय इसके कि जॉब छोड़ने के गम में अपनी किस्मत पर रोने के उन्होंने उस गुड साइड पर फोकस किया। ठीक है, चलो उसे देखते हैं जो अब आगे कर सकते हैं, वो नहीं कि जो हो चुका है। शायद यही बात स्टीव जॉब और उसके जैसे स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म एम्प्लॉय करने वाले लोग ऐसी सिचुएशन में सोचते हैं। वो बाकी कॉमन लोगों की नज़रों में एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है। स्टीव जॉब इस बात के लिए फेमस थे कि वे अपने एम्प्लॉयज़ में एक एंथुसियाज्म और ऑप्टिमिज्म स्पार्क करने में एबल हैं। हमने इस बारे में मेंशन किया था कि इमोशन मैनेज करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जॉब्स लोगों को मोटिवेटेड करने में एक्सपर्ट थे क्योंकि वो एक बड़े अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। उनके पास स्टोरीज़ का ख़जाना था जिन्हें वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेटाफर की तरह यूज़ करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब्राहम लिंकन की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है। बेशक वो बाद में प्रेसिडेंट बने, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। एक्चुअली अब्राहम लिंकन बड़े बदकिस्मत इंसान थे जिसके सामने ऐसी कई ओकेज़न आए जब वे मौत को गले लगाकर लाइफ को अलविदा कह सकते थे, क्योंकि उन्हें लाइफ में उन्हें इतनी मुश्किलें आई। उनकी मदर नेटी की जब डेथ हुई तो वो सिर्फ 9 साल के थे। उनकी स्टेप मदर सारा, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लिंकन के फादर से शादी होने के जल्द बाद ही उसकी भी डेथ हो गई थी। उसके 4 बेटे थे जिसमें से सिर्फ एक ही बच पाया था। लिंकन कभी भी इस लॉस से ओवरकम नहीं हो पाए थे और ना ही उनकी वाइफ मेरी और लिंकन, हालांकि इस दुखों से पूरी तरह टूट गए थे, फिर भी लाइफ में आगे बढ़े और ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। अब्राहम लिंकन की स्टोरी उन बहुत सी स्टोरीज़ में से है एक जिन्हें आप लोगों को सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको किसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके ऐसी स्टोरी ढूंढ लानी होगी जो इस सिचुएशन में फिर बैठ सके। हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टीव जॉब्स लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग से मोटिवेट करते थे, लेकिन एक और कार्ड उनके पास था जो था बोलने से भी ज़्यादा सुनना। एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जहां उन्हें पता था कि उन्हें हार्श क्रिटिसिज्म में फेस करना पड़ सकता है, उन्हें इंटेंशनली माइक्रोफोन को पब्लिक की तरफ कर दिया और सिंपली कहा, मैं वही बात करूंगा जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि सारी क्राउड ये सुनकर कम्प्लीटली सरप्राइज थी। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कोलिएशंस। ये लास्ट स्टेप है जो एडम ग्रांट ने मेंशन किया है, जो कि फेयरली सिंपल है। कोई भी सक्सेस गेम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ गुड और स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखा जाए। ऐसा मुश्किल ही होता है कि किसी को भी बिना कॉलिंग्स की ओपिनियन को वैल्यू देता था, और उसके सक्सेस के पीछे ये भी एक मेन रीज़न था, अपने एमनीज और अपने फ्रेमनी को पहचानना इस स्टेज में क्रूशियली हो सकता है। फ्रेमनीज वो होते हैं जो शुरू में अपने प्रेज़ करते हैं, फिर आपकी एबिलिटी पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। असल में ये लोग ओपन एनिमीज से भी बुरे लोग हैं। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि हमें दरअसल अपने एनिमीज से भी बिजनेस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके फ़ायदे भी निकलते हैं। और एडम ग्रांट के हिसाब से जो लोग कभी
हमारे एनिमी रहे हों, वो एक बार अगर फ्रेंड बन जाएं तो ज़िंदगी भर दोस्ती निभाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं इसका कंक्लूज़न आपको बता देता हूँ। अब आपके सामने हमने इस बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को समरी बनाकर रख दिया है। स्पेस प्रेडिक्शन की वजह से हम हर छोटी डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो बुक में मेंशन है, मगर हमने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समरी में डालने की और उन्हें रियल लाइफ स्टोरीज से एक्सप्लेन करने की। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़, कोई भी ओरिजिनल और नॉन कन्फर्मिस्ट बन सकता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदाइशी होती है। अपनी लाइफ में आप नॉन कन्फर्मिस्ट बन सकते हैं या सिंपली ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा हो। हालांकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हर बार भीड़ का हिस्सा बनना कुछ बुरी बात भी नहीं है। हालांकि बगैर सोचे समझे मेजॉरिटी का ओपिनियन कभी एक्सपर्ट नहीं किया जाना चाहिए, ना ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। सेकेंड इज़, आइडियाज़ जनरेट और सिलेक्ट करना। ये दो फर्स्ट स्टेप हैं किसी भी इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडियाज़ को डेवलप करने से पहले। ये दो स्टेप आपको अपनी चॉइस नैरो डाउन करके भी हेल्प करेंगे ताकि आपको बेस्ट आइडिया मिल सके। थर्ड इज़, न्यू आइडियाज़ की वॉइसिंग और चैम्पियनिंग। जैसा हमने बताया कि अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट करने का ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को बिना सक्सेस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आज नहीं तो कल आपको दूसरों से अपने आइडिया शेयर करना ही पड़ेगा, और आप कैसे इसे बेस्ट तरीके से करें ये जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट इज़ मैनेजिंग इमोशंस। सक्सेस का रास्ता इजी नहीं है। आप चाहें या ना चाहें आपको ऑब्स्टिकल फेस करना ही पड़ेंगे, और ये भी पक्का है कि न जाने कितनी बार आपको अपने हार्ट भी होगा अपने पास्ट। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजिंग इमोशंस। सक्सेस का रास्ता इजी नहीं है। आप चाहें या ना चाहें आपको ऑब्स्टिकल फेस करने ही होंगे, और ये भी पक्का है कि न जाने कितनी बार आपको हर्ट भी होना पड़ेगा। अपने पास्ट पर रोने से अच्छा है कि कुछ टेक्निकल सीख ली जाए जिससे आप इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज़ कोलाइजन क्रिएट और मेंटेन करना। हमने ये पहले ही मेंशन किया है कि जब हमने न्यू आइडियाज़ के वॉइसिंग और चैम्पियनिंग की बात की थी। इस सेक्शन में आप सीख सकेंगे कि क्या हमें अपने एनिमीज़ के साथ भी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपकी उससे डिबेट हो और नए आइडियाज़ मिल सकें, मगर हाँ, फ्रेमिनीज़ से बचकर रहें। तो दोस्तों, बताना आपको इस बुक की समरी कैसी लगी, और कोई कमेंट हो देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और भी आपको ऐसी अच्छी बुक की समरी सुननी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।